ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 10% कम रहा। ये कैसा इंडिकेशन है हरियाणा के लिए समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिन राज्यों में सबसे ज्यादा चुनौती मिलने वाली इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसमें हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। मैं कर्नाटक को एक बड़ी चुनौती मानता हूं, मैं हरियाणा को एक बड़ी चुनौती मान रहा हूं, मैं एक महाराष्ट्र को बड़ी चुनौती मान रहा हूं। ये तीन राज्य जो भारतीय जनता पार्टी, जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनौती होगी कि इन राज्यों में वो 2019 का प्रदर्शन बना के रख सके। मुझे लगता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 का प्रदर्शन दोहराना इतना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ा फैक्टर तो एक रहेगा कि किसान आंदोलन का जो कारण रहा है, उसका जो सेंटिमेंट जमीनी में किसानों के बीच में रहा है, और दूसरा एक जाटों का। मुझे लग रहा है कि जब जेजेपी अलग हो चुकी है, दुष्यंत चौटाला अलग हो चुके हैं, हालांकि ऐसा कहा जाता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट करने के लिए उनको अलग किया गया कि जाटों वोटों का बंटवारा हो, और भारतीय जनता पार्टी का जो गैर जाट का वोट बैंक उन्होंने बनाया है उसको बेनिफिट हो। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रिकॉशन के लिए, आप देखिए, खट्टर साहब को हटाकर सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया था। ये भी एक उन्होंने वहां कोशिश की, हालांकि खट्टर साहब करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लग रहा है इस बार 3 सीटें ऐसी जहां भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छी चुनौती मिलेगी, जो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हारे। मुझे लगता है कि हिसार की सीटें, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी पहली बार सिर्फ इसलिए जीती थी कि ब्रजेन सिंह को खड़ा कर दिया था, जो कांग्रेस से आए थे, उनके बेटे को टिकट दिया था और वो जीत चुके थे। मतलब किसी कांग्रेसी को टिकट देकर ही भारतीय जनता पार्टी 2019 में वो सीट जीती थी। तो ये अब वो वापस कांग्रेस में चले गए हैं। नहीं, लेकिन ये फाउल प्ले भी किया क्या कांग्रेस ने कि उनको टिकट ना देकर हुड्डा के किसी करीबी को टिकट दे दिया हिसार से? ये फाउल प्ले हुआ क्या? अब मुझे लग रहा है कि इसका असर ये देखना पड़ेगा कि ब्रजेंद्र सिंह का रिएक्शन कैसे रहा। हालांकि उन्होंने ओपनली इस बात को जिक्र किया नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, मतलब कांग्रेस के उन्होंने प्रचार भी किया है। अब ये देखना पड़ेगा कि जमीन में सेंटीमेंट वो कैसा गया है, लेकिन मुझे लग रहा है इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होगा। भारतीय जनता पार्टी का कभी वहां स्ट्रांग रहा नहीं था। दूसरा, मुझे लगता है रोहतक सीटें, जहां दीपेंद्र हुड्डा बहुत कम मार्जिन से वहां पर इस बार आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने फिर अरविंद शर्मा को दिया। और मुझे लग रहा है कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा के अपने बेटे दीपेन के लिए 5 साल जो सिर्फ जाटों के भरोसे उन्होंने वहां सोचा था कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा 2019 में, और जो झटका लगा था। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तो इस बार उन्होंने कोशिश सुनिश्चित की है कि जाट के अलावा दूसरा वोट बैंक भी उन्हें वहां पर मिले। और मुझे लग रहा है कि वो सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी स्थिति में है। तीसरी मुझे सीट जहां लग रही है, कुमारी शैलजा लड़ रही है, नहीं अंबाला से नहीं लड़ रही है, सिरसा से चुनाव लड़ रही है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कांग्रेसी और पूर्व आम आदमी पार्टी से आए हुए अशोक तंवर को टिकट दे दिया है। वो एक रिजर्व सीट है वहां की। तो मुझे लग रहा है कि वो सीट जरूर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल की सीट होगी। लेकिन यह तय है कि इस बार 10 के 10 सीटें जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। नहीं, लेकिन ये जितना ओवरहॉलिंग किया समीर जी, बिल्कुल चुनाव के एंड मोमेंट पर खट्टर को हराना कोई बहुत आसान फैसला बीजेपी के लिए नहीं रहा होगा। 10 साल के मुख्यमंत्री को हटा दिया, 35% वोट शेयर है ओबीसी का, और नायब सैनी को लाना, यानी कि अगर कंसोलिडेट हुआ ये 35%, जाट 27% है वहां। बीजेपी नॉन जाटों की राजनीति करती है हरियाणा में, 35% ओबीसी है। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से खट्टर साहब सीएम बने थे, उसी तरह से सीएम पद से हटा दिए गए। ना सीएम बनने में उनका कोई हरियाणा में भूमिका थी, ना हटाने पर उनकी कोई बड़ी भूमिका हरियाणा की राजनीति में रही है कि बहुत बड़ा उनका वोट बैंक या बहुत बड़ा उनका लोकप्रिय काम रहा है कि उनके हटाते ही वोट चला जाएगा। वो बेसिकली मोदी जी के अपॉइंट किए हुए थे, हटाया तो हटा दिया। खट्टर साहब के हटाने से मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा वो खत्री कम्युनिटी से आते हैं, मतलब तो उसका कोई बहुत बड़ा वोट बैंक है जिससे पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की जो राजनीति है वो पूरी गैर जाट राजनीति पर टिकी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में इसको टूटना नहीं देना चाहती है। और दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से कैंडिडेट खड़े कर दिए लोकसभा के लिए, मुझे लग रहा है ये किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ही जाएगा, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जानते हैं इस बात को कि वो चुनाव जीतेंगे नहीं। उन्होंने अपनी मदर को भी टिकट दिया है, इस बार खड़ा कर दिया, बाकी कुछ जाटों को खड़ा किया है। इंडियन नेशनल लोकदल का भी कोई बहुत बड़ी भूमिका रहने नहीं वाली है। बेसिकली ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाला है, दोनों में से एक सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के जो लेकर जमीनी स्तर पर जो नाराजगी थी, जाटों का जो कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी की, वो तोड़ देगी। क्या भूपेंद्र हुड्डा उन जाटों को जोड़ के रखते हैं, और जाटों के अलावा और ओबीसी वोट और किसान
क्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस को वोट करते हैं? मुझे लग रहा है अगर ये थोड़ा सेंटिमेंट शिफ्ट होता है तो निश्चित रूप से 2 या 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल सकती है। सिर्फ 2 या 3? बिल्कुल, इससे ज्यादा मुझे लगता है कि संभावना नहीं कि 10 में से कोई 5-5 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी ऐसे बांटे। देखिए, कुरुक्षेत्र भारतीय जनता पार्टी को लगता था तो कुरुक्षेत्र में उन्होंने नवीन जंदिल को टिकट दे दिया लाकर। भारतीय जनता पार्टी ने अब रंजीत चौटाला को टिकट दे दिया, जो तो खाली विधायक थे, निर्दलीय देवीलाल के परिवार से आते हैं। लेकिन सामने सुशील गुप्ता खड़े हैं कुरुक्षेत्र से, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के देखिए, साझा आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है कुरुक्षेत्र के अंदर। कोई कांग्रेस का वोट कितना सुशील गुप्ता शिफ्ट कर पाएंगे, और सुशील गुप्ता कोई बहुत बड़े कुरुक्षेत्र के नेता भी नहीं है। नवीन जिंदल वहां के सांसद रहे हैं, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। हालांकि गुप्ता साहब भी बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति के अंदर कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है। तो 3 सीटें, हिसार, रोहतक और सिरसा। अंबाला भी मुझे देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से विज को नहीं बनाया गया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, विज मंत्री नहीं है, विज के बयान आ रहे हैं क्योंकि वो अंबाला कैंट से विधायक है, तो विज की नाराजगी वहां क्या रहेगी। हालांकि उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया है, तो वहां इंटरनल पॉलिटिक्स जो स्थानीय लेवल के जो वोटर्स है वो कैसा से वोटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा जरूर है, लेकिन अब 10 साल के बाद मुझे लग रहा है कि हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बहुत मजबूत है। और मुझे नहीं लगता कि 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे लगता है 2 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना तय है। तो यहाँ घटाते घटाते 4 से आप 2 पर ले आए। विनोद जी, मैं राजकुमार जी भी हैं, संजय भी मेरे साथ हैं, लेकिन विनोद जी, मैं हरियाणा पर आपसे कॉमेंट इसलिए चाह रही हूं कि 2 सीटें समीर कह रहे हैं, 4 से 2, रोहतक, हिसार, सिरसा, और चौथी सीट समीर जी कौन सी बताई आपने? अंबाला बताई। लेकिन हरियाणा का सेंटिमेंट क्या वाकई? हाँ, सोनीपत भी अच्छी सीट लड़ रही है। सोनीपत, चलिए सोनीपत को और इसमें जोड़ लेते हैं। विनोद जी, हरियाणा का गणित आपका क्या कहता है? वोट शेयर है कितना कांग्रेस के पास? हाँ, पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा बहुमत लिया था 100%, तो इट वाज इन दी वेक ऑफ द जाट एजिटेशन और आरक्षण, जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, जिसके दौरान इन्होंने वहां के समाज को 2 भागों में बांट लिया। भारत जोड़ने वाली पार्टी ने वहां के समाज को 2 भागों में बांट दिया, जाट एंड नॉन जाट, और उसका मुआवजा इनको इस बार राजस्थान में देना पड़ा है। अपेक्षा है वेस्टर्न यूपी में भी देना पड़ेगा। बड़े स्तर पर जाट वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इतने विस्तार के बाद भी कोई भी एक जाट कहीं मुख्यमंत्री नहीं है। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश होता था, समीर जी मानेंगे, जहां पर उनको मौका मिलता था मुख्यमंत्री बनने का। अब इसकी भरपाई वो जयंत चौधरी को अपने साथ मिलाकर करने की कोशिश कर रहे थे। चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत इतने दिनों के बाद भारत रत्न बना के उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे थे। भाई, ये पॉलिटिक्स ऐसा कट एंड पेस्ट नहीं होता है। ये मतलब मूर्ख है क्या लोग? वोटर जो है इस देश के मूर्ख हैं। अरे, किसी हद तक वो इनोसेंट हो सकते हैं, पर उनको इतना भारी बड़ा मूर्ख मत समझिए कि आप इतना बड़ा उनको हक उनका डिनाई करके ये छोटी छोटी विंडो ड्रेसिंग के जरिए आप उनको मना लेंगे। लेकिन सर विनोद जी, हरियाणा में जाट वोटर है 27% जी, और ओबीसी वोटर है 32%, 35%। तो ये जो ओवरहॉलिंग है बीजेपी की, ये इसीलिए तो हुई ना, क्योंकि किसानों की नाराजगी, खिलाड़ियों की नाराजगी, वो जाट सेंटीमेंट जो अगेंस्ट जाकर खड़ा हो गया, और ये समझ में आया कि 27% हो सकता है नाराजगी झेलनी पड़े, तो नायब सैनी को इंड्यूस किया गया कि कम से कम ओबीसी कंसोलिडेट हो। नायब सैनी इज अ नॉन एंटिटी। वो कब से ओबीसी लीडर हो गया? हाँ। वो तो खट्टर साहब का मतलब पिलियन राइडर था। देखिए, हम मतलब आपने किसी को सडनली मुख्यमंत्री बना दिया तो बड़ा नेता हो गया वो। देखिए, ये बात समझिए कि धरातल पर जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये यहां पर अनम्यूट करना पड़ेगा सर, शायद कोई। हाँ, जनता में नो, इट्स नॉट ऑडिबल सर। मैं आ रही हूं, मैं दोबारा लौटूंगी आपके। हाँ,
हाँ, अभी मैं सुन पा रही हूँ स्तर पर रोष है। जी। हाँ, और क्योंकि और ये बात मान के चलिए कि किसान सिर्फ जाट नहीं है वहां, और तबकों से भी किसान लोग हैं कि इस किसानी अपने आप में एक क्लास है जिसमें बहुत सी जातों का समावेश है इन दोनों प्रांतों में। हाँ, लेकिन और जो एग्रीकल्चर है उससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जुड़ी हुई हैं इन दोनों प्रदेशों में। हाँ, विनोद जी ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कांग्रेस के भीतर राजकुमार जी, हालांकि आप उत्तर प्रदेश में इस समय बैठे हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश पर आऊंगी, लेकिन ये हरियाणा में कांग्रेस और ज्यादा बेहतर करती अगर ये अंदरूनी कलह जो है ये सिर्फ पुटअव्वल ना होती। किरण चौधरी अलग है, कुमारी सैलजा अलग है, हुड्डा ग्रुप अलग है, रणदीप सुरजेवाला अलग है, ये सब अलग अलग गुटों में अलग अलग बटे हुए सेगमेंट्स में, ज्यादा बेहतर होता क्या कांग्रेस के लिए?